हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक के दो मोस्ट टाइम पे चैप्टर को, जिनका नाम है महाजनपद और मगध साम्राज्य। हम जानेंगे 16 महाजनपद के बारे में, जिसमें आपके मगध, अंग, मल, चेदी, वत्स, कुरु, काशी, कौशल, गांधार, वज्जी, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती और कंबोज, इन 16 महाजनपदों से संबंधित उन मोस्ट टाइम पे फैक्ट को जिनकी आपकी आगामी परीक्षा में बनने की संभावना बहुत अधिक है, इन सभी जनपद को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद साम्राज्य के विस्तार को लेकर के इन्हीं महाजनपद के बीच में क्या हुआ, छोटे मोटे क्या होने लगे, युद्ध स्टार्ट होने लगे। अपने जनपद को सबसे सुप्रीम दिखाने के लिए इन सभी के अंदर क्या होने लगे, छोटे छोटे कोल्ड वार स्टार्ट होने लगे और इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ एक साम्राज्य जिसको नाम दिया गया मगध साम्राज्य। तो दोस्तों, इस वीडियो को ना तो अभी आप लाइक करिएगा, ना ही इसको शेयर करिएगा, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो डिज़र्व करता है लाइक और शेयर के लिए, तभी करिएगा, अदरवाइज़ प्लीज़ आप मत करिए। सो जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, फटाफट से ओपन कर लीजिए पेज नंबर 23 इस बुक का। वहाँ आपको मिलेगा महाजनपद। और जिन स्टूडेंट के पास में ये बुक नहीं है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस बुक को आप लोग ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप लोग ऑनलाइन बुक को परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा लिंक। और जितने बच्चे ऑफलाइन मार्केट से जाकर के बुक को लेके आएंगे, याद रखना आपको लाना है क्या, 5th एडिशन 2021 की इस बुक को परचेस करना है। ये लेटेस्ट बुक है, क्योंकि मैं आपको पेज नंबर डिस्कस करते रहूँगा कि ये पेज नंबर ओपन करिएगा, तुरंत आप उस पेज नंबर पर जा करके उसको ओपन कर लीजिएगा। आई होप सो आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। महाजनपद दोस्तों, 6ठी सदी ईसा पूर्व में दूसरी सबसे बड़ी जो क्रांति थी उसको नाम दिया गया नागरिक क्रांति। और ये क्रांति थी आपकी दूसरी सबसे बड़ी क्रांति। अब बात करते हैं कि पहली क्रांति क्या थी। आपने पढ़ा दोस्तों लास्ट वीडियो में 1.5 चैप्टर को, जिसका नाम था प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। उसमें हमने जाना कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में 62 धार्मिक क्या हुआ, 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें फेमस थे आपके जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। तो ये भी क्या थी, ये भी एक धार्मिक क्रांति थी। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो पहली क्रांति थी उसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं धार्मिक क्रांति। एग्जाम में सीधे इसी स्टेटमेंट के साथ में आपसे यूपी टीएसपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं दूसरी क्रांति के बारे में विस्तार पूर्वक। दूसरी क्रांति थी हमारी नागरिक क्रांति, जिसमें हमारा पूरा भारत 16 महाजनपद में क्या था, डिवाइड था। और इस समय 16 महाजनपद का उदय हुआ था, जिसमें मगध आगे चलकर सबसे बड़ा साम्राज्य बना। क्यों बना, कैसे बना, क्या थी इसके पीछे इतिहास, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहली बार जो हमको महाजनपद का उल्लेख मिलता है, ये हमको मिलता है बौद्ध साहित्य के अंदर। बौद्ध साहित्य में एक है आपका अगुंतर निकाय। कौन सा निकाय है आपका, अगुंतर निकाय, जिसमें पहली बार हमको महाजनपद की जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद जैन साहित्य में भी एक साहित्य आपका है भगवती सूत्र। क्या है, भगवती सूत्र। यहाँ से भी हमको प्राप्त हुआ कि हमारा भारत जो था 16 महाजनपदों में विभाजित था, और इन सभी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आपस में छोटे मोटे युद्ध करने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद एक नया साम्राज्य का उदय हुआ। उस साम्राज्य का नाम क्या था, जो आपका पॉइंट नंबर 2 था ना वॉलपेपर में, वही। चलिए अब हम बात करते हैं विस्तार पूर्वक यहाँ पर पहले महाजनपद के बारे में। पहला महाजनपद है आपका काशी। और वर्तमान में दोस्तों काशी है कहाँ पर, तो याद रखना, आपने स्थान सुना होगा इंडिया के अंदर, ये आपका वाराणसी। ठीक है, वाराणसी जो है आपका, ये आपका काशी, और इसी को कहा गया काशी महाजनपद। इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो काशी की जो राजधानी थी वो थी कि आपकी वाराणसी। वाराणसी, वाराण बना है आपका वरुणा से, और वरुणा एवं 80 नदियों के बीच में ये स्थान स्थित है आपका काशी। अगला पॉइंट है आपका अंग। अंग महाजनपद, इसके अंतर्गत भागलपुर एवं मुंगेर जो बिहार के क्षेत्र में आते हैं, ये क्षेत्र आपका कहलाया क्या, अंग। और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी आपकी चंपा। और इस क्षेत्र पर किसका शासन था, शासक कौन था इस क्षेत्र का, तो वो था आपका ब्रह्मदत्त। आगे जाकर के बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया, इसलिए मगध का विस्तार सबसे अधिक हुआ। अगर 16 महाजनपदों की बात की जाए, सबसे पावरफुल, शक्तिशाली जो आपका जनपद है वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा
क्या, मगध जनपद। आगे बात करते हैं, थर्ड है हमारा कौशल। तो इसके अंतर्गत फैज़ाबाद जो स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में, ये क्षेत्र आता है। और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है आपकी श्रावस्ती। करिए इसको हाईलाइट अपनी बुक में। और सरयू नदी इसे दो भागों में क्या करती है, इस राजधानी को डिवाइड करती है। ऐसी कौन सी रिवर है जो कौशल की राजधानी श्रावस्ती को दो भागों में डिवाइड करती है, तो उस रिवर का नाम आपका सरयू नदी। यूपीपीएससी जीएस पेपर 1 में ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, जीएस पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है इस रिवर का नाम। अगर हम बात करेंगे उत्तरी कौशल, भाई दो भागों में डिवाइड हुआ क्षेत्र, तो दोनों की राजधानी क्या होगी, बिल्कुल सेपरेट हो गई। तो उत्तरी कौशल की राजधानी क्या थी आपकी, श्रावस्ती थी। और दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या आपकी, कुशावती। ठीक है, कुशावती। अब इस क्षेत्र का शासक कौन था, तो इसका नाम है प्रसेनजीत। कौन थे, प्रसेनजीत यहाँ के प्रमुख शासक रहे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वत्स। इसका आधुनिक नाम क्या है, इसका आधुनिक नाम है आपका इलाहाबाद एवं कौशाम्बी। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मगध। मोस्ट एमपी। ये वर्तमान पटना वे आसपास के जितने भी इसके ज़िले हैं, यहाँ पर अवस्थित है आपका मगध। और मगध की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है आपकी गिरिव्रज, जिसको हम बोलते हैं क्या, राजगृह। क्या कहते हैं इसको, राजगृह। दो नाम है इसके, क्या नाम है, राजगृह और गिरिव्रज। और यहाँ पर सबसे पहले किस वंश का शासन था, तो ये था आपका हर्यक वंश का। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों मगध के बारे में, कि मगध का जो विस्तार पूर्वक जो हमको वर्णन मिलता है पढ़ने के लिए, तो ये मिलता है महाभारत के अंदर। तो मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत व पुराणों में भी आज के डेट में हमको पढ़ने को मिल जाती है। अगला पॉइंट आपको दोस्तों वज्जी। क्या है, वज्जी। ये 8 राज्यों का एक संघ था। तो वज्जी दोस्तों जो मिलकर के बना था, ये बना था आपका 8 राज्यों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और वज्जी की राजधानी क्या है, तो वज्जी की राजधानी है आपकी वैशाली। बस इसकी राजधानी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका जनपद है मल। मल कहाँ पर है दोस्तों, मल की जो राजधानी है ये है आपके दोस्तों कुशीनगर। और कुशावती क्या है, यहाँ की राजधानी थी। अब हम बात करते हैं कि कुशीनगर आखिरकार क्यों इम्पॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म आपने पढ़ा, तो वहाँ पे इस शब्द का उल्लेख किया गया था। जो भी आपको बातें याद हैं फटाफट हमको कमेंट करके स्वयं का रिवीजन करिए। आपको याद आया होगा, आई थिंक आपने कमेंट किया होगा दोस्तों। 483 ईसा पूर्व में घटना घटित हुई थी। 80 वर्ष की अवस्था में मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। किसकी, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति इनको हुई थी। आई होप सो आपको ये फैक्ट याद होगा। आगे बात करते हैं। 8th है आपका मत्स्य। केवल आपको ध्यान रखनी है इसकी राजधानी। राजधानी क्या है इसकी, विराटनगर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुरु। सो आपको ध्यान रखना है कि कुरु की राजधानी क्या है, कुरु की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ थी। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है, दिल्ली का प्राचीन नाम भी यही है, योगिनीपुर। बाकी आपको ये चेदी और अस्मक आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। अगर आप करना चाहें बुक को अंडरलाइन कर सकते हैं, बट एग्जाम की दृष्टि से ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सुरसेन। और सुरसेन वास्तव में कहाँ पर है, सुरसेन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। और मथुरा क्या है, इसकी राजधानी है। जो आपका महाजनपद है ना सुरसेन, इसकी राजधानी क्या है आपका, मथुरा। मथुरा के क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, पेड़े। मथुरा के मंदिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों, मैगस्थनीज ने इंडिका में सुरसेन का वर्णन किया है। किसका किया है, सुरसेन। ये जो महाजनपद है इसका उल्लेख आखिरकार पहली बार किसने किया था, तो इसका उल्लेख हमको पढ़ने को मिलता है मैगस्थनीज ने जो इंडिका पुस्तक लिखी थी, ये उपन्यास लिखा था, इसमें भी इसने सुरसेन का वर्णन किया है अपनी पुस्तक के अंदर मैगस्थनीज ने। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अवंती। अवंती कहाँ पर है, अवंती दोस्तों मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र, मालवा इसमें क्या है यहाँ पर शामिल है। अगर आपको अवंती महाजनपद देखने जाना है तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। और ये दो भागों में डिवाइड है अवंती। एक है आपका उत्तरी अवंती, ठीक है, उसकी राजधानी अलग होगी। और एक है आपका दक्षिणी भाग, दक्षिणी अवंती, इसकी राजधानी अलग। सो अगर हम बात करेंगे उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन है। तो दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी आपकी, महिष्मती। और मगध शासक शिशुनाग ने इसे क्या करा, मगध में मिला लिया पूरी अवंती को, इसलिए मगध क्या बना, सशक्त शक्तिशाली महाजनपद बना। और आगे हम बात करेंगे विस्तार पूर्वक। आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा पांचाल। तो यहाँ पर आपको केवल ध्यान रखनी है, पांचाल में केवल क्या, इसकी केवल उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी, तो उत्तरी भाग की राजधानी है इसकी क्या,
अहिच्छत्र। अगला पॉइंट है गांधार। गांधार आधुनिक पाकिस्तान का रावलपिंडी एवं पेशावर गांधार के अंतर्गत आते हैं। तो गांधार आपको देखना को कहाँ जाना पड़ेगा, आप जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, वहाँ आपको मिलेगा रावलपिंडी। ये सभी क्षेत्र क्या है यहाँ पर इसके इससे संबंधित है गांधार से। सो नेक्स्ट पॉइंट आपका कंबोज। तो कंबोज को सिंपल आपको ध्यान रखना है कि कंबोज महाजनपद किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये स्थान प्रसिद्ध है आपका घोड़ों के लिए। ठीक है, किसके लिए, घोड़ों के लिए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मगध साम्राज्य का उदय कैसे होता है हम जानते हैं अब। 6ठी सदी ईसा पूर्व के आगे के भारत की राजनीतिक इतिहास महाजनपदों के बीच प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष का इतिहास था। अब दोस्तों मगध लगातार क्या कर रहा था, मर्ज कर रहा था, दूसरे महाजनपद को अपने में मर्ज कर रहा था। तो अन्य महाजनपदों को ये लगा कि यार कि हमारा सिंहासन हिलने वाला है, हम कमज़ोर पड़ने वाले हैं, तो क्यों ना हम भी अपने साम्राज्य का विस्तार करें। जैसे आप देखते हैं कि आपका पड़ोसी लगातार ग्रोथ कर रहा है, कुछ ना कुछ नई चीज़ ये घर में लेके आ रहा है या फिर अपना आपको बहुत विस्तार कर रहा है, तो आपके मन में भी आता है कि यार मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये जेलिस नहीं, ये सही फंडा होता है आगे ग्रोथ करने का। तो वैसे क्या हो गया कि लोगों ने ये सोचा कि यार कि हम जो शासक यहाँ के हैं, हम तो अपनी सीमा का विस्तार नहीं कर रहे हैं, तो हमको अपनी सीमा का विस्तार करना है और अन्य क्षेत्रों को अपना बनाना है उपनिषेध। ठीक है, सॉरी उपनिवेश। ठीक है, उपनिवेश। अब उपनिवेश क्या होता है, एज फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका ये मकान है, ये आपका मकान है, आप इसके मालिक हैं, रजिस्ट्री आपके नाम पर है। ठीक है, अगर आपका पड़ोस का प्लॉट एक खाली है जिसमें कोई नहीं रहता, तो आपने क्या करा, आपने उस पर भी अपना क्या करा, अपना कब्जा कर लिया। तो ये जो आपका बी प्लॉट है जो खाली पड़ा था, ठीक है, जिसमें लोग कूड़ा कबाड़ डालते थे, अपना उसको अपने हाथ में रख लिया, अपने पास मिला लिया। तो ये क्षेत्र आपका क्या बन गया, उपनिवेश बन गया। ठीक है, क्या बना ये बन गया आपका उपनिवेश। और आप क्या है इस समय, आप बन गए साम्राज्य। ठीक है, साम्राज्य स्थापित आपने करा। उपनिवेश किसका है, ये उपनिवेश ये आपका ए है, जो भी आपका नाम है आपका ये क्या बन गया, उपनिवेश बन गया। तो ऐसे ही क्या करा, महाजनपदों ने भी आपस में छोटे बड़े संघर्ष करने स्टार्ट कर दिए। यहीं पर उसके बारे में बताया गया आपको। आई होप सब अपनी बातों को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अर्थरवेद में मगध का सबसे पहली बार उल्लेख हमको मिलता है। कहाँ मिलता है पहली बार उल्लेख, तो हमको मिलता है अर्थरवेद के अंदर। वेदों में सबसे पहली बार हमको मिलता है अर्थरवेद के अंदर। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य हमने पढ़ा बाद में, तो अभी हम केवल वेद के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो महाकाव्य के अनुसार ब्रह्मदत्त ने ही मगध राज्य की क्या करी थी, स्थापना करी थी। और वह वसु का क्या था, पुत्र था, और जरासंध का क्या था, ये पिता था। क्या था, जरासंध का ये क्या था, पिता था। तो कहने का अर्थ ये है कि ब्रह्मदत्त के पिता का नाम क्या है और इसके पुत्र का नाम क्या है। वह वसु का पुत्र था ब्रह्मदत्त। ठीक है, और इसके पुत्र का नाम क्या था, जरासंध। तो ये है आपका एक मगध से संबंधित एक चार्ट। पहले आपके हर्यक वंश में हम पढ़ेंगे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन को जो संबंध रखते हैं हर्यक वंश से। उसके बाद हम मूव करेंगे, शिशुनाग वंश ने मगध पे अपना आधिपत्य स्थापित करा। इसमें इस प्रकार से शिशुनाग कालाशोक ने अपने कुछ क्रियाकलाप करे इसके अंदर रहते हुए। उसके बाद आपका आया नंदवंश, नंदवंश ने शासन किया। इसके बाद महापद्मानंद और घनानंद यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ओपन कर लीजिएगा। ये आपका चैप्टर नंबर है मगध साम्राज्य, पेज नंबर आपका 24 पे है। आई थिंक आप मेरे साथ चल रहे होंगे, लगातार अंडरलाइन कर रहे होंगे इन सभी फैक्ट को। सो शुरुआत करते हैं बिंबिसार से। तो बिंबिसार का जो शासनकाल है वो 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व में है। देखिए एक पर्सनैलिटी और है आपके यहाँ पर, ध्यान रखना बच्चे, बिंबिसार और बिंदुसार में कन्फ्यूज़ होते हैं। बिंबिसार संबंध रखता है हर्यक वंश से, जबकि जो आपका बिंदुसार है, बिंदुसार संबंध रखता है किससे, मौर्य वंश से। किससे, मौर्य वंश से। जो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, याद रखना क्या था, बिंदुसार। और ये आपका है बिंबिसार। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिए। देखते हैं दोस्तों कि राजगृह क्या थी, इसकी राजधानी थी। और बिंबिसार को सैनिक मतलब कि सेना रखने वाला भी कहा जाता है। अब जिसके पास सेना सबसे अधिक होगी तो वो क्या होगा, सबसे शक्तिशाली होगा। जिस देश के पास में मिसाइल, अस्त्र शस्त्र, बम, ठीक है, और जितनी भी मिसाइलें होती हैं हाईटेक, जिसके पास में भी हाईटेक वो चीज़ें हैं, पावर है डिफेंस को लेकर के, वही क्या होता है देश में वर्तमान में क्या बनता है, शक्तिशाली बन जाता है। इस समय वर्तमान में सबसे अधिक डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च करने वाला देश कौन सा है, आप कमेंट करिए और बताइए मुझे सही जवाब। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई थी, आपने शायद वो पढ़ी होगी। और हमेशा से लगातार अमेरिका क्या है, नंबर 1 पे है।
सो इसलिए वो क्या पावरफुल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत करी। बिंबिसार ने बहुत बड़ा गेम ये खेला कि उसने 3 विवाह करे और ऐसे शासक के पुत्री के साथ में इसने मैरिज करी जिसके पास पहले से ही बहुत बड़ा क्या थे, बहुत सारे उपनिवेश थे उस शासक के पास। समझ गए उपनिवेश क्यों बोला मैंने? आई होप सब बातों को समझ गए होंगे। सो इसने सबसे बड़ा गेम ये खेला कि पहली पत्नी जिसका नाम था महाकौशला देवी, ये कौशल राज की पुत्री परसेनजीत की बहन थी, इसके साथ में इसने क्या करा, मैरिज करा। और मैरिज के बाद में इसको दहेज में क्या मिल गया, पूरा काशी मिल गया। क्या मिल गया? पूरा का पूरा काशी इसको मिल गया। काशी है कौन पता है आपको? काशी क्या था? बनारस, उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, जो वास्तव में व्यापार एवं समृद्धि के लिए काफ़ी फेमस था, शिल्प व्यापार समृद्धि के लिए काफ़ी फेमस था। उसी को इसने क्या करा, अपने में मिला लिया मगध के अंदर। ठीक है, ये गेम खेला इसने पहला। सेकंड गेम जो इसने खेला दोस्तों, वो थी आपकी दूसरी पत्नी, जो थी आपके लिच्छवी गणराज्य शासक चेटक की पुत्री चिल्लेना थी। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, इसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है अजातशत्रु। और तीसरी जो इसने मैरिज करी थी वो करी थी दोस्तों मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा के साथ में। और इन विवाह के फलस्वरूप मगध पश्चिम में और उत्तर की ओर फैला। ठीक है, कहाँ कहाँ फैला आपको पता है? दिशाएं क्या क्या होती हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये होती हैं दिशाएं। तो इसने क्या करा, देखिए फटाफट बताइए, पूरब, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, इसने मगध पश्चिम एवं उत्तर की ओर क्या हो गया, इसने विस्तार करना शुरू कर दिया। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करवा करके उसे भी क्या करा, इसने अपने मगध में मिला लिया। ये था इसका बहुत सवार। जैसे आपको याद होगा ना सिकंदर के बारे में, सिकंदर का क्या उद्देश्य था जीवन का? इसका उद्देश्य था पूरे विश्व पर अपनी क्या करनी है, इसने अधिपत्य स्थापित करना है सिकंदर की तरह। इसके मन में भी बहुत ये था। अब क्या करा इसने, इसने बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करवा करके उसे मगध में मिला लिया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे अगला पॉइंट है अजातशत्रु। आपको मालूम है बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था, है ना। इसने जो तीसरी मैरिज करी थी, सॉरी सेकंड जो मैरिज करी थी, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चिलेना से इसने मैरिज करी थी। उसके बाद में इसने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था अजातशत्रु। अब हम बात करते हैं अगला जो बन गया शासन पर, वो कौन बैठ गया? वो बैठ गया अजातशत्रु। तो अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना। इतिहास में कुछ भी हो सकता है भैया। सत्ता पाने के लिए पुत्र अपने पिता का, इवन पिता अपने पुत्र की भी हत्या कर सकता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, वो ये आपको याद होगा कि अशोक और बिंदुसार, याद है? बिंदुसार एक ऐसा व्यक्ति था, बिंदुसार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ मत करना मर जाए आप लोग। बिंदुसार एक ऐसा शासक था जिसने अपने अशोक पुत्र के होते ही अपने हाथों से अशोक का गला घोटना चाहा, लेकिन उसकी माँ ने उसको बचा लिया अशोक को। क्यों, क्या था रीज़न? क्योंकि अशोक की जो स्किन थी वो थोड़ी चितकरबी थी, जैसे ऑरेंज का छिक्कल होता है ना, बाहर का छिलका होता है, सेम इसकी पूरी बॉडी थी। जैसे इसने जन्म लिया अशोक ने, तो बिंदुसार ने ये बोला कि मैं आजीवन कभी भी इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा आने वाले समय पे वो हमारे राजदूत यहाँ से वहाँ जो संदेश भेजते ना, मैं उसके थ्रू इस पर इससे कम्युनिकेट करूंगा, बट मैं इसको कभी भी राजा बनने नहीं दूंगा। बिंदुसार ने ये तक बोला, लेकिन तख्ता पलट हो गया। अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद में अपना सिंहासन स्थापित करा अशोक ने। ठीक है, बाकी कुछ कहानी ऐसी भी है कि बिंदुसार की हत्या अशोक ने ही करवाई थी। बाकी मैं कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो वीडियो बन रहा है ये बन रहा है यूट्यूब के अंदर। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में कंट्रोवर्सी से भी एक एजुकेटर को बचना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं आगे कि उसे कुणिक भी कहा जाता है। तो कुणिक जो उपनाम है आखिरकार ये किस शासक का है, याद रखना, ये नाम है आपका अजातशत्रु का। और यहाँ पे आप एक स्टार करके एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं पितृहंता, मतलब कि पिता की हत्या करने वाला पितृहंता भी इसको कहा जाता है। किसको? अजातशत्रु को। ठीक है, उसके बाद में आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसने कराया था? अजातशत्रु के काल में ही हुआ था।
और इसके अलावा आपको एक बुलेट पॉइंट स्टार मार के ऊपर आप लिख लीजिएगा, बुक पे ही लिखिए, ठीक है। देखिए बुक पे ही आप लिख लिया करो, आप अलग से A4 पेज उठाओगे पॉइंट लिखोगे तो टाइम खर्च होगा आपका। बुक आपकी अपनी है, कोई अपने बुक तो किराए पे ली नहीं है, कोई आपसे बुक छीनने वाला नहीं है, कोई चोर आके चोरी नहीं करने वाला, ये तो तय है ना बुक को। तो बुक आपकी अपनी है, कंजूसी मत करा करो, जो लिखना है पेन से पेंसिल से जहाँ लिखना लिखिएगा, क्योंकि आप लोग जो रिवीजन करेंगे लास्ट में अपनी बुक में से करेंगे, वीडियो में से रिवीजन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये मेरी बातों को आप समझिए, फटाफट से लिखिए इस बुक के ऊपर कि वो मतलब कि अजातशत्रु के बारे में बात कर रहे हैं। यह बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का पोषक था, ये जैन को भी मानता था, ये बौद्ध धर्म को भी मानता था। और उसके शासनकाल के जो 8वें वर्ष में बुद्ध को क्या हुआ था, 8वें वर्ष में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था वो अजातशत्रु के 8वें वर्ष बाद प्राप्त हुआ, मतलब कि शासनकाल करते हुए इनको क्या हो गया, इनको 8 वर्ष पूरे हो गए थे। सो अगर हम बात करेंगे अब यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में, यहाँ मैंने आपको बताया अजातशत्रु के बारे में, ठीक है। अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगति करवाई थी, और पहली बौद्ध संगति कब हुई थी, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा। उसके अध्यक्ष कौन थे, स्थान, समय और अध्यक्ष फटाफट लिख के भेजो हमको। अगर आपको नहीं मालूम है, पिछला वीडियो नहीं देखा है, देखने का कष्ट जरूर करिएगा, फिर भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। पहला जो आपकी बौद्ध संगति हुई थी उसकी स्थान था आपका राजगृह है, 483 ईसा पूर्व में। महाकश्यप इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब उदायीन के बारे में। देखिए उदायीन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया, ठीक है। मगध की राजधानी जो आपका पाटलिपुत्र थी, उदायीन ने इसको क्या करा, राजधानी बनाया। और उदायीन क्या था, इस वंश का अंतिम शासक था। कौन से वंश का, किस वंश की बात हम कर रहे हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायीन। कौन थे ये थे आपके हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था आपका क्या यहाँ पर, उदायीन। उसके बाद लास्ट में कौन आ गया, ये आ गया आपका नागदशक। और कभी कभी किसी किसी बुक में आपको इसका नाम मिलता है क्या, इसका एक अन्य नाम भी है, इसका नाम है आपका दर्शक। क्या नाम है इसका, दर्शक। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछेगा कि जो आपका हर्यक वंश है इसका अंतिम शासक कौन था, तो दर्शक भी आपको टिक मार के आना है अपने रियल एग्जाम में। अगर दर्शक देगा तो दर्शक पे टिक मारना, अदरवाइज आपका होगा नागदशक, तो आपको नागदशक में टिक लगाना है अपने रियल एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं शिशु नाग वंश। अब इसका उदय हुआ, तो शिशु नाग वंश का जो शासनकाल था वो था आपका 412 से लेकर के क्या 345 ईसा पूर्व तक। कभी कभी किसी किसी बुक में इसको 344 देता है, बट ये ईसा पूर्व में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आपको एनसीईआरटी में या फिर पब्लिकेशंस की बुक में देखने को मिल जाता है, बट ये एग्जैक्ट वर्ड्स आपसे कभी नहीं पूछेगा। सो आगे हम बात करते हैं, पहला हमारा शासक है कौन, शिशु नाग वंश। सो इसका शासनकाल 412 से लेकर के 394 ईसा पूर्व तक था। और इस वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग था। और शिशुनाग जो था वो नागदशक का अमात्य था, ठीक है। नागदशक का क्या था, ये अमात्य था। अमात्य बोले तो बच्चे ये क्या था, ये था मंत्री। इसने क्या करा, इसने नागदशक को अपदस्थ करके सिंहासन से हटा करके शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। शिशुनाग ने अपने ही नाम से अपने ही वंश की इसने स्थापना कर दी। अगला पॉइंट है आपका काला शोक। अब काला शोक का एक अन्य नाम भी है, काला शोक का एक उपनाम भी है, इसको हम बोलते हैं क्या, काकवाण। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में काकवाण। सो एग्जाम में पूछा गया है कि काला शोक का अन्य नाम क्या है या फिर इसकी उपाधि क्या है, इसका उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम है आपका काकवाण। सो इसने पाटलिपुत्र को पुनः मगध में मिला लिया और बौद्ध संगति जो सेकंड वाली हुई थी वो काला शोक के काल पर ही आयोजित की गई थी। अब सेकंड बौद्ध संगति कब हुई थी, असली सवाल ये भी है मेरा आपसे, भाई बौद्ध संगतियाँ 4 हुई थी, तो पहली वाली हमने जाना अजातशत्रु के काल में हुई थी, सेकंड किसके काल में हुई थी, काला शोक के काल में हुई थी। सो द्वितीय जो आपकी बौद्ध संगति हुई थी उसका शासक था आपका काला शोक, स्थान है आपका वैशाली और समय है आपका 383 ईसा पूर्व। क्या है, 383 ईसा पूर्व। लिख लीजिए इसको आप लोग इसी बुक में साइड में कहीं पर भी। आगे बात करते हैं नंदीवर्धन, इस वंश का क्या था, अंतिम शासक था। किसका, नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश की बात कर रहे हैं अभी हम, है ना। चलिए आगे बात करते हैं नंद वंश के बारे में।
ठीक है। नंद वंश में आपका आएगा महापद्मानंद, घनानंद। सो महापद्मानंद का शासनकाल 344 से लेकर के 334 ईसा पूर्व तक था और ये नंद वंश का संस्थापक था। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका नाम है महापद्मानंद। ठीक है, महापद्मानंद। और इससे संबंधित आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि इसने कलिंग को क्या करा? मगध में मिला लिया और विजय स्मारक के रूप में कलिंग से जीन की मूर्ति उठा लाया था। और उसने अपने को क्या बोला? इसने अपने को एकारट कहा, मतलब कि महाविजयशाली इसने बोला अपने आप को, मोर पावरफुल, बाहुबली कह सकते हैं हम लोग। अब महापद्मानंद के बारे में आपको एक घटना थोड़ी सी और याद रखनी है कि पुराणों में इसे एक उपाधि दी गई है। वो उपाधि क्या है? महापद्मानंद को पुराणों के अंदर जो उपाधि मिलती है, इस उपाधि का नाम है आपका सर्व छत्रात्मक। ये इसकी क्या है? इसकी उपाधि है। ये आप लिख लीजिएगा ध्यान से, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। सो अगर हम बात करेंगे, एक क्वेश्चंस और आपका बन जाता है यहाँ पर कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? कलिंग का युद्ध आपका हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। सो अगला पॉइंट देखते हैं, घनानंद। घनानंद जो था ये नंद वंश का अंतिम शासक था और ये सिकंदर का समकालीन था। किसका था? सिकंदर का समकालीन था। कौन? घनानंद। और इतिहास के पन्नों में कुछ लेखकों ने घनानंद को एक उपाधि दी थी, इसको बोलते हैं अग्रमीज। इसको आप लिख लीजिएगा, इसके साथ में एक हैश मार करके, अग्रमीज। ये उपनाम किसका था? तो ये उपनाम था घनानंद का। किसका? घनानंद का। और घनानंद के समय ही एक आपको याद होगा 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं केवल सिकंदर के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई। देखिए, सिकंदर में बढ़ने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट और है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में मिलकर के क्या करा? घनानंद को पराजित करा। ठीक है। उसके बाद ये हार गया और उसके बाद में मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो है आपका चाणक्य का, विष्णुगुप्त का। क्या नाम है चाणक्य की? चाणक्य के नाम है विष्णुगुप्त। एक नाम और है ना, बताया था ना आपको लास्ट वीडियो में, कमेंट करिए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, पिछला भूलते जाते हैं, किसी का रखते नहीं हैं आप लोग, ये अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान को रख लेना चाहिए समेट करके अपने पास में। भले ही एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के बाद सब कुछ भूल जाओ, चल जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम तक हमारे द्वारा बताई हुई जितनी भी सवाल हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन सबको लिखते रहिएगा। चलिए अगर हम बात करेंगे आगे अब सिकंदर के बारे में, तो सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का क्या था? ये पुत्र था। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? और ये गुरु थे इनके अरस्तु। अरस्तु के क्या था? सिकंदर शिष्य था। और यहाँ पे दोस्तों एक बात और है कि फिलिप द्वितीय है इनके पिता। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। अब जैसे ही सिकंदर ने जन्म लिया था तो फिलिप द्वितीय ने इसका भविष्य पता करने के लिए अपने यहाँ पे जो उनके पुरोहित होते हैं, उनके पंडित जो होते हैं, उनको बुलाया। तो उनके पंडित ने ये कहा था कि जो सिकंदर है ये पूरे विश्व पर विजय हासिल करेगा। इसकी मृत्यु ना तो उजाले में होगी ना ही अंधेरे में होगी। ठीक है। ना ही तो उस समय वाइट माहौल होगा ना ही ब्लैक होगा वातावरण। तो इस बात ने सिकंदर की ये सब बातें क्या हो गई? दिल पे लग गई, अच्छा लगा और उसने सोचा कि भाई मेरी तो मृत्यु हो नहीं सकती है। लेकिन जब सिकंदर का अंत हुआ उस टाइम पे जो पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर था, पूरा जो वातावरण था, वो था गोल्डन कलर का। क्या? स्वर्ण कलर का। ठीक है। मौसम चेंज हुआ अचानक से और इसके पीछे बहुत ही प्यारा इतिहास है। कभी इसकी बायोग्राफी यूट्यूब पे देख लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने के से हमको सिकंदर के लिए मिलता है। सिकंदर की बायोग्राफी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा पार करके ये इंडिया के अंदर आया था। तो इंडिया पे जो इसने आक्रमण किया था, इसने कौन से दर्रे का सहयोग लिया था और कब लिया था? तो इसने लिया था खैबर दर्रे का सहयोग सन 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट पॉइंट है हाइडे स्पेसिस का युद्ध, जिसको हम बोलते हैं झेलम का युद्ध, जिसको हम बोलते हैं वितस्ता का युद्ध। 3 युद्ध हैं इसके। क्या?
हाइडेस्पेसिस का युद्ध, झेलम का युद्ध और वितस्ता का युद्ध। सिकंदर को पोरस का सामना करना पड़ा झेलम नदी के किनारे, और सिकंदर ने पोरस को क्या करा, पराजित करा। लेकिन सिकंदर मात्र एक ऐसा पर्सनैलिटी था जिसका दिल कभी भी पिघला नहीं, जिस पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित करा। सिकंदर ने जहाँ पर भी उसने हमला किया, जिस स्थान को अपना विजय बनाया, उसने अपना बनाया, उसने वापस उस राजा को कभी भी वो स्थान नहीं दिया, वो क्षेत्र नहीं दिया। लेकिन पोरस एकमात्र ऐसा था, इसकी वीरता को देख करके सिकंदर ने ये बोला कि आप एक काम करो, इस क्षेत्र को वापस अपने पास में रख लो, लेकिन ये मेन जो राइट होगा वो मेरा होगा, सिकंदर का होगा, बाकी आप इसमें थोड़ा बहुत राज कर सकते हैं। तो सिकंदर ने वो क्षेत्र वापस उसे कर दिया। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा युद्ध था, वॉर था सिकंदर का, जिसमें उसका हृदय परिवर्तन के छोटे मोटे साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका हाइडेस्पेसिस का युद्ध, ठीक है। बाद में क्या हो गया, पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया, ठीक है। पोरस क्या बन गया, सिकंदर का सहयोगी बन गया। और सिकंदर की सेना जब अगली जगह पर मूव होने लगी, दूसरी जगह पे जाएंगे, आक्रमण करेंगे, उसका काम क्या था, उसका काम ये था कि एक स्थान पे युद्ध किया, उसको जीता, वो क्षेत्र अपना बनाया, दूसरे स्थान पे चले गए। बड़ा भूत सवार था भाई ऊपर जब ये गया तो इसी व्यक्ति ने ये बोला था कि जब मैं अंतिम यात्रा लूँगा तो मेरे दोनों हाथ मेरी कब्र से क्या होनी चाहिए, बाहर होने चाहिए, जिससे कि लोगों को ये चल पाया पता कि मैं आया खाली हाथ था और गया भी मैं ऊपर क्या, खाली हाथ। तो इसलिए ज़्यादा जोड़ना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। और हाँ, बिल्कुल खाली होना भी अच्छी बात नहीं होती है। थिंक अबाउट इट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सिकंदर की सेना ने व्यास, जिसको हम बोलते हैं विपासा, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, लास्ट वीडियो में बताया था ना हमने। अब आप बोलोगे सर आप लास्ट वीडियो बहुत कर रहे हो। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछली भी तो शॉर्ट ही मुझे होनी चाहिए कि आपको याद है भी नहीं है। पता चला कि मैं यहाँ पे वीडियो बना करके इस पूरी बुक को हमने कम से कम 80-90 वीडियो बना दिया, पूरी बुक खत्म कर ली, आप बिल्कुल खाली। तो हमारा ये जो काम है, जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फेल ना हो जाए, बेकार ना हो जाए, इसलिए मुझे कन्फर्मेशन चाहिए होता है आपसे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा काम है, करिए, पॉज करिए वीडियो को। दुनिया भर की टाइपिंग आप करती हैं, थोड़ा सा इसकी भी टाइपिंग कर लीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, रिवीजन करने में कुछ हर्ज है आपका, नहीं ना। रिवीजन करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बस ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस है तो एग्ज़ाम क्रैक है। सो व्यास प्राचीन नाम क्या है इसका, विपासा नदी। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके सामने क्या, विपासा और वितस्ता दोनों के बारे में बताया था मैंने आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। तो वितस्ता ये जो प्राचीन नाम है नदी का, इसका आधुनिक नाम क्या है वितस्ता का, तो इसको हम बोलते हैं झेलम नदी, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में आप लोग। अगला पॉइंट देखते हैं कि आखिरकार सिकंदर ने कितने महीने तक भारत पर शासन किया या भारत में ये रहा, तो ये रहा कुल 19 महीने, ठीक है। कितने महीने, 19 महीने। और उसके बाद 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में क्या हुआ, सिकंदर की मृत्यु हो गई। क्या हुआ, सिकंदर की मृत्यु हो गई। और सिकंदर ने पश्चिम भारत में कुछ यूनानी उपनिवेश स्थापित करे, जिसमें आपका काबुल में सिकंदरिया, जिसका आधुनिक नाम आपका बेलग्राम है, अंडरलाइन मत करिएगा, केवल पढ़ लीजिए। झेलम के तट पर बुक फेयर, जहाँ पे सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हुई थी, ठीक है, एवं निकाया, जहाँ पर पोरस के साथ में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ना आप लोग इस बुक में जहाँ पर आपका ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था सिकंदर के बारे में, ये पॉइंट था ना, यहीं पर छोटे छोटे पॉइंट आप बुलेट पॉइंट में लिख लीजिएगा। जैसे सिकंदर का जन्म कब हुआ था, इंडिया में आया 326 ईसा पूर्व में, जन्म इससे पहले का हुआ होगा। तो सिकंदर का दोस्तों संक्षिप्त जीवन वृत्तांत इस प्रकार से है, इसका जन्म आपका 356 ईसा पूर्व में हुआ था। बुलेट पॉइंट बना के स्मॉल पॉइंट में लिख लीजिएगा। और इसके पिता का नाम क्या है, इसका पिता का नाम आपका फिलिप द्वितीय, ठीक है। और ये क्या था, मकदूनिया का शासक था, राइट। और उसके अलावा भारत विजय प्रस्थान इसने कब किया था, 326 ईसा पूर्व में। कौन सा दर्रा था, खैबर दर्रा, ठीक है। और भारत में रहने की अवधि इसकी क्या थी, 19 वर्ष, जो हमने नीचे भी देखा था, 19 वर्ष तक ये क्या था, रहा। अच्छा, इसकी जो मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में, उस समय इसकी उम्र क्या थी, कितनी उम्र थी इसकी, मात्र 32 साल थी। सोचिए 32 साल की उम्र में एक इतना बड़ा दृढ़ संकल्प लेके बैठा सिकंदर कि मुझे पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, अपना आधिपत्य स्थापित करना है, पूरे वर्ल्ड को अपना क्या करना है, उपनिवेश बनाना है, मात्र 32 साल की उम्र में। और आज का हमारा युवा है एक छोटे से सिलेबस को भी तरीके से कवर नहीं कर पाता। इवन बुक तो बहुत सारी ले आता है, किसी एक बुक को भी तरीके से अंत तक नहीं पढ़ पाता, बोर हो जाता है, पक जाता है, कह सकते हैं जिसे हम। बट आपको ऐसा नहीं करना है, इस बुक को आप लोग मार्केट से फटाफट परचेज़ कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अगर मार्केट आपके पास में नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है बुक का,
थिंक अबाउट इट। सो अगली बार जब आप वीडियो को वॉच करेंगे आपके हाथ में ये वाली बुक होनी चाहिए। समझदार के लिए इतना सारा काफ़ी, बाकी होती है आवश्यकता, और आपको सच में जॉब की आवश्यकता है तो आप अच्छे खासे एफर्ट्स लगाएंगे इस बुक को पूरा करने के लिए हमारे साथ में। अब ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, वरना इस वीडियो को आप डिसलाइक मार दीजिएगा जम करके अच्छे वाला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है हमको, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो नया पक्का सीखा होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अब आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।